डॉक्टर ब्रायन विज के द्वारा कैथरीन को हिप्नोटाइज करने के बाद कैथरीन कुछ अपनी पुरानी यादों में चली जाती है और कुछ टूटी टुकड़ों में अपने साथ हुए हादसों के बारे में डॉक्टर को बताती है। हिप्नोटाइज होने के एक हफ्ते के बाद कैथरीन अपने अगले सम्मोहन स्तर के लिए फिर डॉक्टर ब्रायन विज के ऑफिस में प्रकट हो गई। सुंदर रूप लिए वह पहले से बहुत आकर्षक लग रही थी। उसने खुशी में भरकर घोषणा की कि जीवन भर से सता रहा डूबने का डर अब खत्म हो चुका है। उसका दम घुटने वाला डर भी बहुत हद तक कम हो गया है। अब उसकी नींदें पुल टूटने के डरावने सपने से खराब नहीं हो रही थी। यद्यपि उसे अपने पूर्व जन्मों की बातें याद थीं, फिर भी वह सभी चीजों को सही रूप में संगठित नहीं कर सकी थी। पुनर्जन्मों की धारणाएं एवं पुनर्जन्म उसके विश्व विज्ञान से असंबद्ध थे और तब भी उसकी यादें बहुत सजीव, उसकी नज़र व आवाज़ और गंध बहुत साफ थी। जो ज्ञान उसके पास था वह बहुत ही प्रभावशाली और प्रत्यक्ष था। उसे लगा कि उससे उन जन्मों में वास्तव में मौजूद होना चाहिए। उसने इस पर संदेह नहीं किया। अनुभव इतना जबरदस्त था, हालांकि उसे चिंता थी कि इसको अपने पालन पोषण व अपनी आस्थाओं के साथ वह कैसे सामंजस्य बना पाएगी। इस सप्ताह के दौरान मैंने कोलंबिया में अपने ग्रेजुएट के पहले साल के धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की किताबों को खंगाला। बाइबल के प्राचीन और नए विधान में पुनर्जन्मों के कई संदर्भ मिलते थे। 325 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन महान ने अपनी मां हेलेना के साथ मिलकर नव विधान से पुनर्जन्म संबंधी सामग्री को नष्ट कर दिया था। 553 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल की दूसरी बैठक में सम्राट के कार्य को स्वीकृति दी गई और इस धारणा को धर्म के विरुद्ध मान लिया गया। ऊपरी तौर पर धर्म प्रमुखों की सोच थी कि इस धारणा के कारण इंसान अपनी मुक्ति के लिए अधिक समय देगा। वह यह धारणा इंसानों की मुक्ति को अत्यधिक समय देकर चर्च के बढ़ते प्रभुत्व को कमजोर करेगी। हालांकि मूल संदर्भ अभी भी वहां मौजूद था और चर्च के प्रारंभिक फादर्स ने भी इस मान्यता को स्वीकार किया। प्रारंभिक नॉनस्टिक्स, क्लीमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ओरिजन, संत जेरोम और कई अन्य का विश्वास था कि उन्होंने पहले भी जन्म लिया था और आगे भी लेंगे। हालांकि पुनर्जन्म में मुझे कभी भी भरोसा नहीं था। डॉक्टर ब्रायन विज यह कह रहे हैं कि पुनर्जन्म में उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वास्तव में मैंने कभी भी इस दिशा में सोचने के लिए समय ही नहीं निकाला। यद्यपि मेरी प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा में मृत्यु के बाद आत्मा के एक प्रकार के अस्पष्ट अस्तित्व का पाठ पढ़ाया गया था, पर मैं इस धारणा से सहमत नहीं था। मैं अपने पिता की 4 संतानों में सबसे बड़ा था। सभी में 3-3 साल का अंतर है। हम एक रूढ़िवादी यहूदी सिनोगॉग परिवार के सदस्य हैं जो कि न्यू जर्सी समुद्र तट के पास एक छोटे से कस्बे रेड बैंक में रहता था। मैं अपने परिवार में राजनेता और शांति दूत जैसा था। मेरे पिता की बाकी सदस्यों की हमें अपेक्षा धर्म कर्म में ज्यादा रुचि थी। उन्होंने पूरे जीवन भर धर्म को बहुत गंभीरता से लिया था। उनके सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा उनके जीवन में एक बड़े आनंद का कारण थी। घर में किसी भी मनमुटाव से वह बहुत जल्दी उदास हो जाते थे और मुझे बीच बचाव करने के लिए छोड़कर पलायन कर जाते थे। यद्यपि उनकी इस पहल ने मनोचिकित्सा में भविष्य बनाने में मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा का काम किया। मेरी अपेक्षाओं की तुलना में मेरा बचपन ज़्यादा बोझिल और अत्यधिक जिम्मेदारियों से भरा था। फलस्वरूप मैं एक अति गंभीर युवा के रूप में उभरा।
ऐसा युवा जिसे जिम्मेदारियों को उठाने की आदत हो गई थी। मेरी माँ हमेशा अपना प्यार हम सब पर न्यौछावर करती थी। उसे कोई बाधा ऐसा करने से रोक नहीं पाई। वह पिता की तुलना में ज़्यादा सरल थी। वे गलतियों, यंत्रणाओं, अंतिम रूप से लज्जित कर देने को और बच्चों के प्रतिनिधित्व करने को, इन सब को सुधारात्मक उपकरणों की तरह उपयोग बिना कोई दूसरा विचार मन में लाए करती। हालांकि वह कभी कभार मायूस होती थी और हम हमेशा उनका प्यार और साथ पाते थे। मेरे पिता एक औद्योगिक फोटोग्राफर थे और उनका काम भी ठीक ठाक था। हालांकि हमारे पास खाना तो भरपूर होता था, लेकिन पैसों को लेकर हाथ ज़्यादा खुला नहीं था। मेरे सबसे छोटे भाई पीटर का जब जन्म हुआ तब मैं 9 साल का था। तो बेडरूम के गार्डन अपार्टमेंट में हमारा 6 सदस्यों का परिवार साझा करके रहता था। इस छोटे से अपार्टमेंट में जीवन सरगर्मी और शोर से भरा था। उस पर मैं अपनी किताबों में शरण लेता। बेसबॉल और बास्केटबॉल के जुनून से जब भी मुझे फुर्सत मिलती तो मैं लगातार किताबें पढ़ता रहता। मुझे पता था कि इस छोटे से कस्बे से बाहर निकलने में केवल शिक्षा ही मेरी सहायक हो सकती है। पढ़ने से मुझे सुकून मिलता था और मैं हमेशा अपनी क्लास में पहला या दूसरा स्थान पाने में सफल रहता था। जिस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुझे पूरी स्कॉलरशिप मिली, मैं एक गंभीर और अध्ययनशील युवा बन चुका था। मेरे खाते में अकादमिक सफलताएं बड़ी आसानी से समा रही थी। मैं रसायन शास्त्र में काफ़ी आगे था और बाद में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ। मैंने एक मनोचिकित्सक बनना तय किया, क्योंकि विज्ञान में मेरी रुचि और इंसानी दिमाग के मोहक रहस्य का संयोग केवल यह पेशा करा सकता है। इसके अलावा मेडिसिन में भविष्य से मैं लोगों के प्रति अपनी चिंता और दयालुता को भी व्यक्त कर सकता था। इसी दौरान मैं कैस्टकिल माउंटेन होटल में गर्मी की छुट्टियों में कैरोल से मिला। मैं वहाँ एक वेटर के तौर पर काम कर रहा था और कैरोल एक मेहमान थी। हम दोनों ने अनुभव किया कि हमारे बीच आकर्षण है और घनिष्ठता की संशक्त संवेदना के साथ सुकून भी। हमने एक दूसरे को चिट्ठियां लिखी, मुलाकातें की और प्यार का इजहार करके कोलंबिया में मेरे प्रारंभिक वर्ष में सगाई भी कर ली। वह खूबसूरत और तेजस्वी थी। हर चीज अपनी जगह पर ठीक से हो रही थी। कुछ युवा जीवन और मृत्यु के बाद जीवन को लेकर चिंता करते हैं, खासकर जबकि सब काम बड़े आराम से संपन्न हो रहे हों, और मैं भी उन्हीं में से एक था। मैं इसे सिद्ध करो के रास्ते पर चलने वाली तार्किक निष्पक्षता को सीखने के लिए एक वैज्ञानिक बन रहा था। येल यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्कूल एंड रेजिडेंसी ने इन वैज्ञानिक पद्धतियों को और स्पष्ट किया। मेरा शोध प्रबंध मस्तिष्क रसायन और न्यूरोट्रांसमीटर्स की भूमिका पर था, जो मस्तिष्क के ऊतकों के लिए संदेशवाहक का काम करते हैं। मैं जैव विज्ञानी मनोचिकित्सकों की उस जमात में शामिल हो गया था जो मनोचिकित्सा के प्रारंभिक सिद्धांतों और तकनीकों को मस्तिष्क रसायन के नए विज्ञान के साथ मिलाना चाहती थी। मैंने कई वैज्ञानिक पेपर भी लिखे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में भाषण दिए और अपने क्षेत्र में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। मैं थोड़ा सनकी, गंभीर और अचल किस्म का इंसान हूँ, लेकिन एक चिकित्सक के लिए ये उपयोगी विशेषताएं हैं। मैं अपने ऑफिस में चिकित्सा के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा पूर्ण तैयार रहता था। इसके बाद कैथरीन अरोंडा बनकर सामने आई, एक युवा लड़की जो कि 1863 ईस्वा पूर्व में रहती थी, और यहाँ वह फिर से आई थी, इतनी खुश जितना पहले मैंने नहीं देखा था। मुझे फिर से चिंता थी कि कैथरीन का डर अभी बना हुआ है। हालांकि वह सम्मोहन के लिए बेहद उत्सुक नजर आई और उसमें तुरंत चली भी गई। एक बार फिर से डॉक्टर ब्रैंडविज ने कैथरीन को सम्मोहित कर दिया। तब सम्मोहन की अवस्था में कैथरीन बताती हैं, कैथरीन के शब्दों में, मैं पानी में फूलों की मालाएं फेंक रही हूँ। यह एक धर्म क्रिया है। मेरे बाल
भूरे और गुथे हैं। मैंने एक भूरी सुनहरी पोशाक और सैंडल पहने हैं। कोई मर गया है। शाही घर में कोई। थोड़ा सा विराम देकर वह कहती है, माँ, मैं शाही घर में एक नौकर हूँ और खाना बनाने में मदद करती हूँ। हम शरीर को 30 दिन के लिए खारे पानी में रखते हैं, उसे सुखाते हैं और अंगों को बाहर निकाल लेते हैं। मैं उसे सूंघ सकती हूँ, शरीर की गंध सूंघ सकती हूँ। वह अचानक ही अपने मन से अरुणा के जीवन काल में चली गई थी, लेकिन वह ऐसे भिन्न दौर में गई थी जहां उसका काम मृत्यु के बाद शव को तैयार करना था। एक अन्य इमारत में कैथरीन ने बताना जारी रखा, मैंने शव देखे। हम शवों को लपेट रहे हैं। आत्माएं निकल चुके हैं। आप अपनी संपत्ति को अगले और महान जीवन के लिए तैयार करने के लिए साथ ले जा सकते हैं। मृत्यु एवं उसके बाद के जीवन के संबंध में वह जो बता रही थी वह संभवतः इजिप्शियन अवधारणा थी, जो कि हमारे यहाँ प्रचलित मान्यताओं से भिन्न है। उसने उस जीवन काल का अनुभव करने के बाद आराम किया। एक अन्य प्राचीन समय में प्रवेश करने से पूर्व वह कई मिनटों तक रुकी रही। अब वह कैथरीन बता रही हैं कि मैंने बर्फ देखी, एक गुफा में लटकती हुई चट्टानें। वह किसी अंधेरी और अप्रिय जगह के बारे में अस्पष्ट ढंग से बता रही थी और दिख रहा था कि वह तकलीफ में है। बाद में उसने खुद के बारे में बताया। वह बताती है कि मैं बद्धी, गंदी और दुर्गंध से भरी हूँ। और इतना कहने के बाद वह एक अन्य जीवन काल की ओर चली गई। वहाँ कुछ इमारतें हैं और पत्थर के पहियों वाली एक गाड़ी भी है। मेरे बाल भूरे हैं और उन पर कपड़ा लिपटा है। गाड़ी में भूसा भरा है और मैं खुश हूँ। मेरे पिता वहाँ हैं, वे मुझे गले लगा रहे हैं। यह एडवर्ड हैं, वह बाल चिकित्सक जिसने कैथरीन पर मुझसे मिलने के लिए जोर डाला था। मतलब वह कहती है जब वह अपने पूर्व जन्म में जाती है तो वहाँ कहती है कि यहाँ मेरे पिताजी हैं और जो मुझे गले लगा रहे हैं। लेकिन आज के वर्तमान जीवन में वह एडवर्ड हैं। एडवर्ड जो कि वे बाल चिकित्सक हैं जिसने कैथरीन को डॉक्टर ब्रैनविस से मिलने के लिए जोर डाला था। यानी कि एडवर्ड इस जन्म में एक बाल चिकित्सक हैं और उसके पूर्व जन्म में कैथरीन के पिता भी रहे हैं। वह मेरे पिता हैं। हम पेड़ों से भरी एक घाटी में रहते हैं। वहाँ जैतून और अंजीर के पेड़ हैं। लोग कागज पर लिखते हैं। उन पर अजीब से चिन्ह बने हैं, अक्षरों के जैसे। लोग पूरे दिन एक पुस्तकालय बनाने के लिए लिखते रहते हैं। यह समय 1536 ईस्वा पूर्व का है। जमीन बंजर है। मेरे पिता का नाम परसियस है, जो कि इस वर्तमान जन्म में एडवर्ड हैं। वह अपने पूर्व जन्म में कैथरीन के पिता हैं जिसका नाम परसियस है। हालांकि वर्ष ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वह उसी जीवन काल में फिर से पहुंच गई जहां वह पिछले स्तर में भी गई थी। मैं उसे उसी जीवन काल में रखते हुए आगे की ओर ले गया। आगे वह बोलती है, मेरे पिता आपको जानते हैं, मतलब मुझे। आप और वह फसलों, कानून और सरकार के बातें में करते हैं। यानी कि पूर्व जन्म में डॉक्टर ब्रैनविस भी उनके जीवन में थे। तो वह बताती है कि जो उनके पिता परसियस हैं वे आपको जानते हैं, यानी कि डॉक्टर ब्रैनविस को जानते हैं। और उसके कैथरीन के पिता जो परसियस हैं वे और डॉक्टर ब्रैनविस जो उसके पूर्व जन्मों में थे, वे दोनों आपस में फसलों के बारे में, कानून और सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि आप बहुत होशियार हैं और मुझे आपकी बात सुननी चाहिए। मैं उसे उस काल में और आगे लेकर गया। वह एक अंधेरे कमरे में लेटे हैं। वह बूढ़े और बीमार हैं। फिर वह उसी जन्म में
डॉक्टर उसको और आगे ले जाते हैं, जहाँ वह बताती है कि मेरे पिताजी एक अंधेरे कमरे में लेटे हैं और बहुत बूढ़े और बीमार हैं। यहाँ बहुत ठंड है, मुझे बहुत खालीपन लग रहा है। वह अपनी मौत की ओर बढ़ी। मैं अभी बहुत वृद्ध व कमजोर हूँ। फिर वह और आगे बढ़ती हैं, तब वह अपने आप को एक वृद्ध और कमजोर के रूप में देखती है और वह अपने आप को ही बताती है कि मैं बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी बेटी वहाँ है, मेरे पलंग के नज़दीक। मेरे पति की मौत पहले हो चुकी है। मेरी बेटी का पति और उसके बच्चे भी वहाँ हैं। मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा हैं। इस बार उसकी मौत बड़ी शांति से हुई। वह तैर रही थी, तैर रही थी। इस सवाल ने मुझे डॉक्टर रेमंड मूडी के निकट मृत्यु अनुभवों से जुड़े अध्ययन की याद दिला दी। उसमें उनका प्रयोगाधीन व्यक्ति भी शरीर से बाहर खींच लिए जाने के बाद खुद को तैरता हुआ याद करता है। मैंने उनकी किताब को पहले कई बार पढ़ा और दोहराने के लिए दिमाग में उसके नोट्स तैयार कर लिए थे। मैं हैरत में था कि कैथरीन अपनी मौत के बाद कुछ ज़्यादा ही याद कर सकती थी, लेकिन उसने इतना ही कहा कि मैं सिर्फ तैर रही हूँ। यह जब कैथरीन ने डॉक्टर ब्रायन विज को हिप्नोटाइज सम्मोहन की अवस्था में बताया कि वह मृत हो चुकी थी और उसके बाद वह ऐसा लग रहा था कि वह तैर रही है, इस तरह की बात डॉक्टर ब्रायन विज ने डॉक्टर रेमंड मूडी के एक निकट मृत्यु अनुभवों से उन्होंने भी अध्ययन किए थे, तो उन्होंने भी उसमें यही बताया था कि मृत्यु के बाद इंसान जो है, यानी कि इंसान की जो आत्मा है, उसे अपने आप को तैरता हुआ अनुभव करती है। और ऐसा ही कैथरीन ने अपने पूर्व जन्मों में जब उसकी मृत्यु हुई थी, ऐसा उसने बताया। मैंने उसे जगाया और उस स्तर को उसी समय समाप्त कर दिया। पुनर्जन्म पर प्रकाशित किसी वैज्ञानिक पेपर के लिए एक नई अतृप्त भूख के साथ मैंने मेडिकल पुस्तकालयों को छान मारा। मैंने तब जब कैथरीन को स्तर समाप्त हो गया तो डॉक्टर ब्रायन विज ने इसमें और अधिक अध्ययन करने के लिए वह पुस्तकालयों में जाना शुरू किया और अधिक से अधिक उन्होंने पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। डॉक्टर ब्रायन विज बताते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन एमडी के शोध का अध्ययन किया। उन्होंने मनोचिकित्सा पर अत्यधिक कार्य प्रकाशित किया था। डॉक्टर स्टीवेंसन ने ऐसे बच्चों के 2000 से ज़्यादा नमूने इकट्ठे किए थे जिनकी पुनर्जन्म से संबंधित यादें और अनुभव थे। उनमें से कई भाषांतरण प्रदर्शित करते थे, यानी वे ऐसी विदेशी भाषा बोल सकते थे जिससे उनका कभी सामना नहीं हुआ। उनकी केस रिपोर्ट्स सावधानी से पूरी की गई, शोधपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण लगी। मैंने एडगर मिशेल्स का एक बेहतरीन वैज्ञानिक अवलोकन भी पढ़ा। बेहद दिलचस्पी के साथ मैंने ड्यूक यूनिवर्सिटी के अतीन्द्रिय आभास से जुड़े ईएसपी आंकड़ों का भी परीक्षण किया। साथ ही ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीजे डुकास के लेखन और डॉक्टर मार्टिन एबॉन, डॉक्टर हेलेन वैम्बाश, डॉक्टर गेर्ट्रूड शिमडलर और डॉक्टर एडिथ फियोरे के शोध व लेखन को जांचा। जितना मैं पढ़ता गया, मेरी पढ़ने की लालसा बढ़ती गई। मुझे एहसास होने लगा, हालांकि मैं खुद को मस्तिष्क के हर आयाम के बारे में बहुत अधिक जानकार समझता हूँ, पर मेरी शिक्षा तो बहुत ही सीमित है। पुस्तकालय ऐसे अमूल्य शोध कार्यों व लेखन से भरे पड़े हैं और कुछ ही लोग उनके बारे में जानते हैं। ऐसे बहुत अधिक शोध हुए हैं तथा प्रतिष्ठित चिकित्सकों व वैज्ञानिकों ने उनका मूल्यांकन और पुनर्प्रस्तुति भी की है। क्या वे सभी गलती से या धोखे से किए गए? प्रमाण बहुत अधिक समर्थन में नजर आ रहे थे, पर मुझे अभी भी संशय था। अत्यधिक या बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन करने में मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर ब्रायन विज ने कैथरीन को हिप्नोटाइज करने के बाद बहुत सी किताबें पढ़ी और क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि पुनर्जन्म भी हो सकता है और एक इंसान के बहुत से जन्म ले सकता है। कैथरीन और मैं अपने अनुभव से अपने अपने रास्तों पर गहराई से प्रभावित थे। कैथरीन में भावात्मक रूप से सुधार हो रहे थे और मैं अपने दिमाग के क्षितिज का विस्तार करने में लगा था। कैथरीन कई वर्षों से अपने डरों से प्रताड़ित थी और अब
आखिरकार उसे कुछ आराम मिला है, भले ही वे वास्तविक समृद्धियों से मिला हो या जीवंत कल्पनाओं से। मैंने उसकी मदद का एक रास्ता पा लिया था और मैं अब रुकने वाला नहीं था। एक पल के लिए मैंने यह सब कुछ सोचा, जबकि अगले स्तर की शुरुआत में कैथरीन समाधि की ओर बढ़ रही थी। सम्मोहन में प्रवेश करने से पहले उसने एक सपने के बारे में बताया था, जिसमें उसे पत्थर की प्राचीन सीढ़ियों पर एक ऐसे खेल का दृश्य दिखा था जिसे सुराखों वाले चेकर्स बोर्ड पर खेला जाता था। वह सपना उसे बार बार दिखाई देता था। मैंने अब उससे कहा कि वह समय और जगह की सामान्य सीमाओं से परे होकर पीछे लौटे और पूर्व जन्मों में अपने सपने की जड़ों को ढूंढे। मैंने एक मीनार की ओर जाती हुई सीढ़ियां देखी, पहाड़ों की ओर, पर समुद्र भी दिखा। मैं एक लड़का हूँ, मेरे बाल सुनहरे भूरे हैं, अजीब से बाल। मेरे कपड़े जानवर की खाल से बने, छोटे, भूरे और सफ़ेद हैं। कुछ लोग मीनार के ऊपर हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। सिपाही हैं, वे गंदे हैं। वे एक खेल खेल रहे हैं, चेकर्स जैसा, लेकिन ठीक वैसा नहीं। उनका बोर्ड गोल है, चौकोर नहीं। वे तीखे चाकू जैसे टुकड़ों से खेल रहे हैं, जो कि बोर्ड के सुराख में फिट हो जाते हैं। टुकड़ों के ऊपर जानवरों के सिर हैं। किरुस्तान प्रदेश, नीदरलैंड में 1473 के आसपास। मैंने उससे उस जगह के नाम पूछा जहाँ वह रहती थी और पूछा कि उसे कोई वर्ष दिखाई या सुनाई दे रहा है। मैं अब एक समुद्र तट पर हूँ। जमीन समुद्र से जाकर मिलती है। वहाँ एक किला है और पानी। मैंने झोपड़ी देखी। मेरी माँ मिट्टी के बर्तन में खाना पका रही है। मेरा नाम जोहन है। कैथरीन बोलती है कि वहाँ नावें हैं, ढोंगी जैसा कुछ है, चमकदार पुती हुई। यह प्रोविडेंस इलाका है। हमारे पास हथियार, भाले, फरसे, धनुष बाण भी है। वहाँ नाव पर बड़े अद्भुत खनिज हैं। हर एक नाव को खेना है। हम खो सकते हैं। यहाँ अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है। मैं डरी हुई हूँ। वहाँ अन्य नावें भी हैं। मुझे जानवरों से डर लगता है। हम एक जानवर की गंदी और बदबूदार खाल पर सोए हैं। हम स्काउट्स जैसे हैं। मेरे जूते भी अजीब से हैं, जैसे कि थैला हो और टखनों से बंधे हुए हैं, जानवरों की खाल से। मेरा चेहरा आग से तपा हुआ है। मेरे लोग दूसरे लोगों को मार रहे हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं मारना नहीं चाहती। मेरा चाकू मेरे हाथ में ही है। अचानक ही उसने उबकाइयाँ लेना और सांस के लिए तड़पना शुरू कर दिया। उसने बताया कि एक दुश्मन लड़के ने पीछे से आकर गर्दन के पास से उसे दबोच लिया और चाकू से उसका गला रेत दिया। उसने मरने से पहले उस हत्यारे का चेहरा देख लिया था। वह स्टुअर्ट था। उस समय वह अलग दिख रहा था, लेकिन उसे पता था कि वह स्टुअर्ट ही था। जोहन 21 साल की उम्र में मर गया। उसने खुद को नीचे का दृश्य देखते हुए अपने शरीर के ऊपर तैरते पाया। वह उलझन और व्याकुलता में बादलों की ओर खींची जा रही थी और जल्दी ही उसने खुद को एक छोटे, नर्म, गर्म स्थान पर पाया और उसने देखा कि वह जन्म लेने वाली थी। कोई मुझे पकड़े हुए है, कोई जो बच्चे के जन्म लेने में सहायता करता है। उसने एक हरी पोशाक और सफ़ेद एप्रन पहना हुआ है। उसके सिर पर सफ़ेद टोपी है जो कोनों से मुड़ी है। कमरे में अजीब सी खिड़कियां हैं, कई हिस्से हैं। इमारत पत्थर से बनी है। मेरी माँ के लंबे गहरे बाल हैं। वह मुझे थामे रखना चाहती हैं। वह अजीब सी एक मोटी सी कमीज पहने हुए है। उस पर रगड़ खाने में दर्द होता है। फिर से सूरज की रोशनी में लौटना और गर्मी पाना अच्छा लग रहा है। यह वही माँ जो मेरी इस जन्म में भी माँ है। पिछले स्तर के दौरान मैंने कैथरीन को निर्देश दिए थे कि वह उन लोगों की बारीकी से पहचान करे जिनके बारे में उसे लगता है कि वह उसके वर्तमान जीवन काल में भी मौजूद हैं। बहुत से लेखकों के मुताबिक आत्मा के समूह बार बार एक साथ जन्म लेना पसंद करते हैं। ऐसा वे अपने कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए कई जीवन कालों तक कर सकते हैं। यह पुनर्जन्म
उसे बहुत नया सा लग रहा था, पर वह वर्ष पहचानने में सक्षम नहीं थी। उसका नाम एलिजाबेथ था। कैथरीन बताती हैं कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मेरा एक भाई और दो बहनें हैं। मुझे खाने की टेबल दिखी। मेरे पिता वहाँ हैं। वे एडवर्ड हैं। मेरे माता पिता में फिर से लड़ाई हो रही है। खाने में आलू और फलियां हैं। पिता इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि खाना ठंडा है। उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। वह हमेशा शराब पीते रहते हैं। मेरी माँ को मारते भी हैं। कैथरीन की आवाज़ डरी हुई लग रही थी और वह थरथरा रही थी। वह बच्चों को धक्का भी दे देते हैं। वह पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। पहले जैसे इंसान बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें पसंद नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि वे कहीं दूर चले जाएं। कैथरीन लगभग एक बच्चे की तरह बोल रही थी। इस स्तर के दौरान मेरे सवालों का ढंग वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कि मैं पारंपरिक साइकोथेरेपी में प्रयोग करता हूँ। मैं कैथरीन के साथ एक मार्गदर्शक की तरह ज़्यादा पेश आ रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि 1 या 2 घंटे में पूरे जीवन काल की पड़ताल कर लूँ। मैं उन पीड़ादायक घटनाओं और वाक्यों की तलाश में था जो उसके वर्तमान रोग लक्षणों के बारे में बता सकें। पारंपरिक थेरेपी बहुत ही सुस्त गति से बड़े स्तर पर की जाती है। मरीज द्वारा चुने गए एक एक शब्द का अर्थ भेद व छुपे अर्थ का विश्लेषण किया जाता है। चेहरे का हर एक भाव, शरीर की गति, आवाज के हर एक उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। हर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया की सावधानी से पड़ताल की जाती है। स्वभावगत रचना को परिश्रम से टुकड़ों में जोड़ा जाता है। हालांकि कैथरीन के साल मिनटों में बीत रहे थे। कैथरीन के स्तर ऐसे थे जैसे कि इंडी 500 कार की पूरी क्षमता के साथ चलाना और भीड़ में चेहरों को ढूंढने जैसा था। मेरा ध्यान कैथरीन पर फिर लौटा और मैंने उससे उसी दौर में आगे जाने को कहा। अब मेरी शादी हो चुकी है। हमारे घर में एक बड़ा कमरा है। मेरे पति के बाल भूरे हैं। मैं उन्हें पहले से नहीं जानती। हमारे अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। वह मुझसे अच्छा बर्ताव करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम खुश हैं। इस दौरान वह अपने पैतृक घर के अत्याचार से सफलतापूर्वक बाहर निकल आई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह जिस इलाके में रह रही है उसे पहचान सकती है। तब वो कहती है, बैरिंगटन। कैथरीन थोड़ी झिझकने के साथ फुसफुसाई, मैं किताबें देख रही हूँ जिन पर पुराने से अजीब तरह के कवर हैं। एक बड़ी किताब चमड़े के पट्टे के साथ बंद है। वह बाइबल है। यहाँ बड़े बड़े व आकर्षक पत्र भी हैं गैलिक भाषा में। यहाँ उसने कुछ और शब्द कहे जिन्हें मैं समझ नहीं सका। वे शब्द गैलिक भाषा में थे या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। हम समुद्र से दूर अंदर की ओर रहते हैं। काउंटी बैरिंगटन। मुझे एक खेत दिख रहा है जिसमें सुअर और भेड़ें हैं। वह हमारा खेत है। वह इस दौर में काफ़ी आगे निकल चुकी थी। हमारे 2 लड़के हैं। बड़े लड़के की शादी हो चुकी है। मैं चर्च की मीनार देख सकती हूँ। पत्थरों से बनी हुई एक बहुत पुरानी इमारत। अचानक उसके सिर में जैसे कोई चोट लगी और वह अपने बाएं कपाल को पकड़कर दर्द से भर गई। उसने बताया कि वह पत्थर की सीढ़ियों से गिर पड़ी है, लेकिन वह बच गई है। उसकी मौत बुढ़ापे में हुई और मौत के वक्त उसका परिवार उसके बिस्तर को घेरे खड़ा था। अपनी मौत के बाद उसकी आत्मा फिर से शरीर के ऊपर तैर रही थी, लेकिन इस बार वह व्याकुलता या उलझन में नहीं थी। मैं उस चमकीली रोशनी से परिचित हूँ। वह आश्चर्यजनक है। हमें इस रोशनी से ऊर्जा मिलती है। मौत के बाद वह 2 जीवन कालों के बीच विश्राम अवस्था में थी। कई मिनट खामोशी में बीत गए। अचानक वह बोली, लेकिन हमेशा की तरह निकलने वाली धीमी फुसफुसाहट वाले स्वर में नहीं। उसकी आवाज़ भारी, ऊंची और बिना हिचकिचाहट वाली थी। हमारे उद्देश्य है सीखना, ज्ञान के जरिए ईश्वर जैसा बनना। हम बहुत थोड़ा जानते हैं। आप यहाँ मेरे शिक्षक के रूप में हैं। मुझे बहुत कुछ सीखना है। ज्ञान के जरिए हम ईश्वर तक पहुँचते हैं और फिर विश्राम करते हैं। इसके बाद हम फिर से लौटते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। मैं एकदम चुप था। वह उसकी मौत के बाद नए जन्म से पूर्व की अवस्था से आया संदेश था। इस संदेश का मूल स्रोत कौन था? आवाज़ कैथरीन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वह कभी इस तरह से नहीं बोलती थी और न तो ऐसे शब्द और वाक्यांश प्रयोग में लाती थी। यहाँ तक कि उसका स्वर भी बिल्कुल भिन्न था। इस पड़ाव पर मुझे लगा, हालांकि कैथरीन शब्दों को बोल रही थी, परंतु ये उसके विचार नहीं हैं। वह तो उतना ही बता रही थी जो उसे बताया गया था।
उसने बाद में विचारों के स्रोत को गुरुजनों के रूप में, उच्च विकसित आत्माओं के रूप में जो अभी शरीरों में नहीं हैं, पहचानना, वे उसके द्वारा मुझसे बोल सकते थे। कैथरीन न केवल पिछले जीवन कालों में प्रतिगमन कर सकती थी, बल्कि वह बहुत उच्च किस्म के ज्ञान की वाहक भी बन रही थी। सुंदरतम ज्ञान। मुझे अपने ध्येय पर बने रहने में परेशानी हो रही थी। एक नया आयाम सामने आ चुका था। कैथरीन ने कभी भी निकट मृत्यु अनुभवों के विशेषज्ञ लोग डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रॉस या डॉक्टर रेमंड मूडी के अध्ययन को नहीं पढ़ा था। उसने कभी भी तिब्बतन बुक ऑफ डेड के बारे में नहीं सुना था। फिर भी वह वैसा कुछ बता रही थी जो इन किताबों में लिखा था। यह एक तरह का प्रमाण ही था। यदि वहाँ और तथ्य और विस्तृत व्याख्याएं मिलती तो मुझे उनको प्रमाणित करना था। मेरा संशय डावाडोल हो गया था, पर अभी तक बाकी था। हो सकता है कि उसने निकट मृत्यु अनुभव के बारे में किसी पत्रिका का लेख पढ़ा होगा या कोई टीवी इंटरव्यू देखा होगा। यद्यपि वह जागृत अवस्था में थी, किसी ऐसे शो या लेख के बारे में कुछ नहीं जानती थी। संभवतः ऐसा कुछ उसकी अवचेतन स्मृतियों में संग्रह रहा होगा, लेकिन इन संशयों के बावजूद वह किताबों में लिखी घटनाओं से आगे मध्यावस्था से संदेश प्रसारित कर रही थी। काश मेरे पास और तथ्य होते। जागने के बाद कैथरीन को अपने पूर्व जीवन कालों की घटनाएं हमेशा की तरह याद थी। हालांकि उसे एलिजाबेथ के रूप में अपनी मृत्यु के बाद का कुछ याद नहीं था। भविष्य में वह मध्य अवस्था के वर्णन को याद नहीं रख पाएगी। उसे केवल अपने जीवन काल ही याद रहेंगे। ज्ञान के जरिए हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। हम अपने रास्ते पर थे। धन्यवाद।